हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और पिछले 5 वर्षों के पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित वो सब कवर कर दूंगा। ठीक है, आपसे लगभग 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछता ही है और इस एक वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप पूरा वीडियो आप देखते हैं तो। ठीक है, तो 6 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो अब हम जो इसमें करने वाले हैं थोड़ा सा थ्योरी करेंगे और लास्ट में बहुत सारा आपका एमसीक्यू भी है, तो एमसीक्यू भी आपको करना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, अभी प्रेजेंट में आपसे ये पूछ लेगा, इसमें इकोनॉमिक में वो भी काउंट करोगे, चेयरमैन कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, या फिर गवर्नर। ठीक है, चेयरमैन बोलिए, गवर्नर बोलिए, गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो ये चीज़ें आप पहले कवर कीजिए। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर बता दीजिए, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, इसके फर्स्ट गवर्नर। भारत से आज़ाद होने से पहले ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे सर एसबोर्न। ठीक है, एसबोर्न स्मिथ, ये नाम याद रखिए। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के जो एसबीआई के फर्स्ट गवर्नर बने थे, फर्स्ट गवर्नर जो बने थे वो कौन थे? तो उनका भी नाम याद रखना है, सी डी देशमुख। ठीक है, तो सी डी देशमुख स्वतंत्र भारत के आरबीआई की फर्स्ट गवर्नर थे, सी डी देशमुख। और आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का बोलते हैं तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। ओके, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिए कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय ये क्वेश्चन बनता है, आरबीआई गवर्नर कौन थे? कौन थे? एच एल दत्तू। ठीक है, क्लियर है? एच एल दत्तू। तो ये याद रखिए, 3 आपको गवर्नर याद रखना है। ठीक है, और ये वाले जो फर्स्ट अभी करंट के तो पता ही होना चाहिए गवर्नर कौन है, आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसको कॉपी पे आप लोग नोट करोगे। नाउ अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इसमें? एसबीआई। तो भैया सबसे पहले, अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गया था कि आरबीआई का मुख्यालय पूछता है कभी कभी। तो आरबीआई का मुख्यालय सबको पता है, मुंबई। ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखा। अच्छा, तो इसको बोलते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, एसबीआई बना था। अच्छा, इससे पहले भी एसबीआई एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन ओल्ड नाम, अगर पूरा पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था द इम्पीरियल, ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इसके चेयरमैन की बात करते हैं, दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा। ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन हैं। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। 1 जुलाई 1955 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें, अगर मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय लगभग सबका बम्बई होता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
ओल्ड नाम इसका क्या था? द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। किसके बारे में? नाबार्ड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नाबार्ड को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 6वीं पंचवर्षीय, ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड। ठीक है, कब किया गया था? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर, तो ये भी कहाँ पर है आपका? मुंबई है। वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि मुंबई ही सबका हेड क्वार्टर है लगभग लगभग। अगर इकोनॉमिक के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है, जैसे आपका LIC हो गया, SBI हो गया, सेबी हो गया, RBI हो गया, ठीक है, ये चीज़ें। तो नाबार्ड के बारे में इतनी सी चीज़ समझ में आई। अच्छा, इसके चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन, तो इसके चेयरमैन कौन है? या नाम याद रखिए, डॉक्टर GR, अभी करंटली यही हैं, चिंताला। ठीक है, राइटिंग थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर GR चिंताला। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो नाबार्ड की ये हैं चेयरमैन अभी करंटली। नेक्स्ट देखते हैं सेबी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, श्योर बता रहे हूँ आपको। सेबी, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1992 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 में इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसका नाम सुने आप लोग, म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड एंड शेयर स्टॉक। ठीक है, शेयर मार्केट या शेयर स्टॉक। तो इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सेबी का गठन किया गया, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, और पावर किसके पास दे दिया गया है? सेबी के पास। ये एक प्रकार का संगठन बना दिया गया है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं ना, सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष बात करेंगे, इनका जो कार्यकाल होता है 3 ईयर्स का होता है एक अध्यक्ष का, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया भी जा सकता है, 3 ईयर्स या फिर 65 वर्ष। ठीक है, मान लीजिए 64 वर्ष का है तो 65 वर्ष, उसको 2 साल बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। 2 क्राइटेरिया है अध्यक्ष का, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो करंट के हमारे जो सेबी के हैं ना चेयरमैन, उनका एक्सटेंड ही किया गया है। ठीक है, जो IAS है, पूर्व IAS हैं, उनका नाम है अजय त्यागी। ठीक है, तो यह एक आपका IAS भी हैं। तो अजय त्यागी जो हैं वो कौन है? चेयरमैन है। ठीक है, या समझिए अध्यक्ष। तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। इनका जो कार्यकाल था 3 वर्ष था, लेकिन अभी एक्सटेंड करके इनको 2022 कर दिया गया है। तो 2022 में, ठीक है, 2021 नहीं 2022 तक कर दिया गया है। तो इनका जो कार्यकाल है ना, पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, उसके बाद अब 2 साल के लिए डायरेक्ट इनको बढ़ा दिया गया इनका कार्यकाल। तो ये चीज़ें समझ में आएगा आपको सेबी के बारे में। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी आती है, जैसे कि शेयर स्टॉक का वो काम शुरू करती है, तो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का अगर मान्यता लेना है ना, तो किससे वो मान्यता लेगा? तो मान्यता वो किससे लेगा? सेबी से ही लेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है सेबी। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है भैया? बम्बई में। क्लियर है? बॉम्बे में इसका आपका क्या है? हेड क्वार्टर है। क्लियर हो गया? तो इतनी सी चीज़ इंपॉर्टेंट रखी है कि इसका इस्टेब्लिश कब किया गया और क्यों इस्टेब्लिश किया गया, और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है, अध्यक्ष कौन है करंटली, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट बात करते हैं LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC। अच्छा, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया?
तो इसको भी डेट याद रखिए, डेट तो इन सबको याद कर लीजिए, 1 सितंबर 1956 को। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पे है, बम्बई में है। चेयरमैन की बात करें यानी इसके अध्यक्ष कौन हैं, वो हैं अभी करंट में MR कुमार। LIC के अध्यक्ष कौन हैं, MR कुमार। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इतनी सी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद करना चाहिए। ठीक है, मुख्यालय कब इस्टेब्लिश किया गया और करंटली इसके चेयरमैन LIC के, इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा ओके नाउ अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और है, उसको लिखवा देता हूँ। जैसे कि एग्जामिनेशन में ये भी आता है ना, फर्स्ट या पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, 1951 से लेके और 56 तक, मतलब 5 ईयर्स के लिए ना पंचवर्षीय योजना। और किसके मॉडल पर था, तो ये पूछ लेता है कि जो पंचवर्षीय योजना था किसके मॉडल पर था। तो ये मॉडल आपके नाम याद रखना है, हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, कौन सा मॉडल था, डोमर मॉडल। तो जो पंचवर्षीय योजना थी तो ये से संबंधित था, और ये संबंधित किससे था, तो ये आपका किससे संबंधित था, कृषि से संबंधित था। ठीक है, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी इस योजना में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना। ये जो आपका चला था ये 1956 से और 1961 तक चला था। ठीक है, 5-5 ईयर के लिए होता है। ये जो योजना थी ये कौन से मॉडल पे थी, ये आपका याद रखना पीसी महाल नोबिस। ठीक है, महानोबिस मॉडल। तो ये इसके मॉडल पर आधारित थी, जो सेकेंड वाला था। ठीक है, इसमें किस पे जोर दिया गया था, जो सेकेंड वाला था, इसमें भारी उद्योग, व खनिज। ठीक है, तो इस पर क्या हो, उच्च प्राथमिकता दिया गया था ओवरऑल। ठीक है डियर, आई होप ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेगा और एग्जामिनेशंस में यहाँ से आप क्वेश्चन बनेगा, और एग्जामिनेशंस में आप यहाँ से क्वेश्चन बना पाएंगे आसानी से। ठीक है डियर, चलिए अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर। आइए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो हमारी कैसी अर्थव्यवस्था है ओवरऑल। तो आप सब लोग जानते हो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यह आपकी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक। हमारी इंडियन की इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते क्या हो। इसका मतलब होता है कि सरकार एवं निजी क्षेत्रों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। ठीक है, मिक्स है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनेशंस में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो कौन करता है, भारत में आंकड़ों को कौन एकत्रित करता है और प्रकाशित करता है। 8 नंबर का दिया रहा 4 ऑप्शंस, और याद रखिएगा NSSO, NSSO। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रच्छन्न, ये वाला पूछा गया है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, आवश्यकताओं से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट होते हैं ना, सीधे वो क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे लोग के पास। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो क्या कारण है? देयर आर 4 ऑप्शंस एंड राइट आंसर क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ये जो शब्द देख रहे हैं आप, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग रिपीट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के साथ भारत का इथोपिया कहा जाता है? बताइए, भारत का इथोपिया किसको कहते हैं? भारत का इथोपिया, या कौन से राज्य को हम लोग भारत का इथोपिया कहते हैं? किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, ठीक है, मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता को क्या करता है? मेज़र करता है, माप करता है। तो कौन सा ऐसा इंडेक्स है? मानव विकास सूचांक, लिंग असमानता सूचांक, मानव गरीबी सूचांक, बहुआयामी गरीबी सूचांक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भैया करता है आपका बहुआयामी गरीबी सूचांक, ठीक है, इंडेक्स 25, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगा और इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए 28 नंबर देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? 28 नंबर क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। यहाँ बेशक 1-2 बार दिखाया है कि आईएएस में पूछा गया था, लेकिन कई बार रिपीट हो चुका है। IBRD, IMF, UNDP, WTO। 28 नंबर 4 ऑप्शंस गिवन है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो IBRD, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? किस अर्थशास्त्री की देन है? याद रखिएगा, महमूद उल हक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महमूद उल हक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है? मानव विकास सूचांक का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? शकल नाम निवेश दर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचांक HDI का आधार क्या है? इसका आधार क्या है? इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। तो
तो ये भी आपका इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। 36 नंबर क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शंस गिवन हैं। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमिक, इसका मतलब होता है कि आयात और निर्यात बंद होना, इसको कहलाते हैं, इसको क्लोज इकोनॉमिक कहलाता है। नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है भैया किसका? 37 नंबर क्वेश्चन हैं। राइट आंसर क्या है आपका? कृषि का। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार। इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है डियर, ये 3 क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशंस में कई बार रिपीट होता है, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचांक किसने बनाया था? मानव विकास सूचांक किसने बनाया था? किसने बनाया था? एक मिनट, यूएनडीपी। किसने? यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यू फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचांक किसने बनाया था? यूएनडीपी। ठीक है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमिक। ठीक है, जब आप किसी देश से भैया आयात निर्यात करोगे नहीं तो वो क्लोज इकोनॉमिक, उस देश की भैया इकोनॉमिक क्या कहलाएगी? क्लोज इकोनॉमिक। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहता है जिससे शेष देश विश्व से कोई संबंध नहीं हो, उसको बोलते हैं बंद इकोनॉमिक या संवृत्त इकोनॉमिक। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? हम लोग किस आधार पर इसको वर्गीकृत करते हैं? इसको करते हैं उद्यमों का स्वामित्व, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। आइए डियर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो किसका योगदान है? भारत के किसका योगदान है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, या फिर आपका व्यापार क्षेत्र का, या फिर बैंकिंग क्षेत्र का? तो किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस सेशन को फिनिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? राष्ट्रीय आय का प्रमुख सोर्स क्या है? अगर इंडिया के बारे में बात करें तो यह है सेवा क्षेत्र। ठीक है, बी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आगे इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि भैया द थ्योरी ऑफ ड्रेन ये किसने दिया है भैया? ये दिया है आपका दादा भाई नेरोजी ने। याद कर लीजिए, द थ्योरी ऑफ ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेरोजी ने। चलिए बढ़िए, आगे क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? सर्वप्रथम किसने आकलन किया था? 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नाउ अब बात करते हैं अनदर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है। 29 नंबर देखिए कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जामिनेशन पर रिपीट होता है। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। भैया कैसे मापते हैं? उपयुक्त माप क्या बनेगा? तो ये होता है भैया जीडीपी। हम लोग जीडीपी देखते हैं ना, कहते हैं भारत की जीडीपी गिर गई, भारत की जीडीपी उठ गई, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि भैया हमारे देश की इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? किस एक तरीकों को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो किसको छोड़ सकते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार की बचत का योग। बाकी चीज़ों से हम लोग राष्ट्रीय आय का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? अब इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया, अभी थ्योरी में पढ़ा दिया इसको। चलो मूव करें, मुंबई। ठीक है, आरबीआई का कहाँ है? मुंबई। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है भैया? भारत में करेंसी जो नोट है वो कौन जारी करता है? 62 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन हैं। आप बताएंगे कमेंट करके या मैं बता दूं आपको? क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, या फिर स्टेट बैंक एसबीआई, या फिर वित्त सचिव, या फिर आरबीआई? कौन करता है? आरबीआई करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था इसलिए इसको बताना नहीं चाहता था, एंड आप लोग तो इतना तो आप लोग को डेफिनेटली आता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? इसकी अवधि वर्ष क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन है। क्या है भैया? जून से जुलाई से जून। क्या है? लेखा वर्ष जुलाई से जून। ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब कुछ सिंगल क्वेश्चंस हैं, जैसे मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। ये कहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका कहाँ पे है? देवास में। क्लियर है? चलिए मूव करें। देखो, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नाम क्या था? मैंने बोला ना पहले इसका नाम क्या था, याद है आप लोग को? भूल गए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था डियर? 1955 में हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी बताया है मैंने आपको, 1955। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बताइए। व्यापारिक बैंक, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? ये भी आपको बता। व्यापारिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? 85 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मुंबई। मैंने बोला सब कुछ मुंबई में ही तो होता है। अगर इकोनॉमिक की बात करें ना, जैसे इकोनॉमिक जितनी भी बड़ी हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई, सेबी हो गया आपका, नाबार्ड हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब के जो है वो आपका कहाँ पे है? मुंबई में ही है। नाबार्ड। नाबार्ड संबंधित है, ये किससे संबंधित है बताइए ज़रा? नाबार्ड किससे संबंधित है? अब ये लाइव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, कमेंट नहीं कीजिए, कमेंट करना, ठीक है इसको। तो नाबार्ड ये किससे संबंधित है? 107 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था से, या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, और यह राष्ट्रीय वित्तीय बैंक है। तो क्या है? आप ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है यह? राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक है। क्या जी? नाबार्ड। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे और आपका रिवीजन हो रहा होगा, और अगर आपको नहीं आता है डेफिनेटली आप याद कर लीजिए। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो पूर्ण राइट्स है वो किसके पास गिवन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? एवरग्रीन क्वेश्चन। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? ये हुआ था 1949 में, ठीक है, 1949।
क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेशन को फिनिश करते हैं और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिट पहुँचाया होगा। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जुड़ सकते हैं चैनल से। इन फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।